अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, नॉर्वे से मुझे स्कॉयलर ने भेजी है। अच्छा, उन्होंने अपना तारुफ इस तरह का कराया है स्कॉयलर कहते हैं, मैं उर्दू बोल नहीं सकता बट उर्दू मैं समझ सकता हूँ। आपकी स्टोरीज को सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक दफ़ा मुझे बाज़ औक़ात अगर नहीं समझ आती तो स्टोरी को फिर मैं दूसरी दफ़ा समझता हूँ। मेरे जो माँ बाप हैं वो उर्दू बोलते हैं, लेकिन मुझे उर्दू बोलनी नहीं आती, सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। तो स्कॉयलर, ये आपकी स्टोरी जिस तरह आपने मुझे भेजी है एज़ इट इज़ मैं सुनाने जा रहा हूं। एक 21 साल का नौजवान, जिसके हुलिये से, कपड़ों से और उसके चेहरे पे टपकती उस बेचैनी, बेइज़्तिरारी से लगता था कि उसने जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है, इस नौजवान ने कोई अच्छे हालात इसके नहीं रहे। उसका जिस्म भी देख के लगता था एक सूखा हुआ जिस्म। उसने चेहरे पे जो चश्मा लगा रखा था, बार बार उस चश्मे को नाक में एडजस्ट करने की कोशिश करता, जिससे पता लगता था वो एक अजीब सी सूरत हाल में है, जिसकी वजह से वो बार बार अपने आप को नॉर्मल करने के लिए उस चश्मे से खेल रहा है, उस चश्मे को बार बार ठीक कर रहा है। वो गिरफ्तार हो चुका था और वो नौजवान बिल्कुल खामोश था। जब उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसी वक्त उसने इकरार कर लिया था कि हाँ, मैंने छुरियों के वार करके कत्ल किया है। कोई भी इतनी जल्दी अपने कत्ल को इतना जल्दी कबूल नहीं करता। पुलिस ने सिर्फ उसके कंधे पे हाथ ही क्या रखा था कि वो फौरी से बोल पड़ा था, क्या ये तुमने कत्ल किया है? उसने फौरन अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और वो आला जिससे उसने कत्ल किया था, वो छुरी जिसके बेदरपा वार उसने किए थे, वो भी उसने पकड़ा दी थी कि ये है वो छुरी जिससे मैंने मारा है। यूं वो नौजवान गिरफ्तार हो गया और जब जज के सामने उसको पेश किया गया तो जज ने उससे पूछा, क्या ये कत्ल तुमने किया है? उसने अपनी गर्दन को फिर से हिला दिया। गर्दन हिलाने का मतलब था हाँ, ये कत्ल मैंने किया है। क्या तुम्हारी उस शख्स से दुश्मनी थी? और सर झुकाए खड़ा रहा। उसने कोई भी उसका जवाब ना दिया। तुमने उस घर से कुछ भी नहीं चुराया। तुम्हारा रिकॉर्ड भी बताता है कि उससे पहले तुमने कभी कोई ऐसी छोटी मोटी चोरी तक नहीं की, लेकिन एकदम इतना बड़ा कत्ल करना, रिकॉर्ड तुम्हारा बिल्कुल क्लियर है। उस घर से भी तुमने कुछ नहीं चुराया, तो बगैर दुश्मनी के तुम कैसे किसी को कत्ल कर सकते हो? क्या तुम्हारी, फिर से जज ने पूछा, उसके साथ दुश्मनी थी? उसने गर्दन हिला दी कि नहीं। तो फिर तुमने उसको क्यों कत्ल किया? तुमने इकरार कर लिया है, चोरी की गर्ज भी नहीं थी, दुश्मनी भी नहीं थी, तो फिर क्या तुम पागल हो? पागल तो नहीं हो। तुम्हारा चेकअप भी हो चुका है, बिल्कुल तुम एक नॉर्मल इंसान हो। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? नहीं। फिर से उसने गर्दन हिला दी कि कबूल कर रहा था कि हाँ, मैंने कत्ल किया, मैं अपने आप को कातिल मानता हूं, जुर्म कबूल करता हूं और अपनी सफाई में फिर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। जज फिर भी परेशान था, चाहता था मैं इससे पूछूं वजह क्या है। एक नौजवान जिसकी उम्र अभी 21 साल है, अभी तो उसका कैरियर स्टार्ट ही नहीं हुआ। और सॉरी, 21 साल कह जा रहा हूं, 26 साल, जिसकी उम्र 26 साल है।
जिसने अभी ज़िंदगी के करियर को शुरू किया है, कुछ ज़्यादा अरसा ही नहीं हुआ, कोई उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं किसी जुर्म का, तो फिर एकदम ऐसा क्या हुआ, उस पे ऐसा क्या जनून सवार हुआ कि छुरियों के पैर दर पे वार करके उसने कत्ल कर दिया। जज ने फिर से एक दफ़ा अपनी कोशिश की कि मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें कुछ कहना चाहिए, बताना चाहिए, आखिर वजह क्या थी, वो क्या वजह बनी जिसकी वजह से तुमने ये सब कुछ किया। वो जो बार बार अपनी ऐनक को ठीक करता था और अब हाथों की उंगलियों से एकदम ऐसे खेले जा रहा था, हाथों की उंगलियों को बार बार ऐसे छुए जा रहा था जिस तरह इज़्तिराब की सी कैफियत में हो, बेचैन सा हो। दूर खलाओं में खड़ा घूर रहा था कि एकदम से जैसे होश में आ गया और कहा, हाँ मैंने कत्ल किया है, हाँ मैंने उसे मारा है। मैंने नहीं मारा, मेरी भूख ने उसे मारा है। मैं तो उसे मारना भी नहीं चाहता था, मेरी भूख ने उसे मार दिया। जज ने फिर से सवाल पूछा, कौन सी भूख, क्या तुम अपनी बात तफसील से बयान करोगे? तभी कुछ देर वो ख्यालों में सोचता रहा और सोचने के बाद बोला, हाँ मेरी भूख। मैं छोटा सा था जब इस दुनिया में आया, तो घर में एक माँ ही थी मेरे पास और कोई रिश्ता नहीं था। मैं अपनी माँ के साथ रहता था। लेकिन जब मैं स्कूल जाना शुरू हुआ तो लड़कों ने पहली दफ़ा जो मुझे जुमला कहा वो हरामी का लफ्ज़ था। मैं नहीं जानता था इस जुमले के क्या मायने हैं, इसका मतलब क्या है। मैं बच्चा सा था और जब अपनी माँ के पास पहुंचा और मैंने ये सवाल पूछा, माँ ये हरामी क्या होता है, तो मेरी माँ ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखे और ज़ोरों कतार रोना शुरू कर दिया और कई देर तक, काफ़ी देर तक वो रोती रही। तब मुझे एहसास हुआ ये सवाल मेरी माँ के लिए तकलीफ दे है। आज के बाद मुझे ये सवाल माँ से नहीं पूछना। मैंने नहीं पूछा। वक्त ने मुझे बताया हरामी के मतलब क्या होते हैं। जिस शख्स का मैं बेटा था उसने मुझे कबूल नहीं किया था। मेरा जो बाप था उसने मेरी मां से शादी नहीं की थी और उन दोनों के बीच में जो रिश्ता था उससे मैं पैदा हो गया था वो अपने राह चला गया था। मेरी मां मुझे पाल रही थी। पहली दफा जब मुझे इतना होश आया कि मैं थोड़ी सी समझ बूझ रखता था तो वो पहली रात थी मेरी ज़िंदगी की जब मैं अपने बिस्तर पर सोया था। तो मेरे कमरे में बनी हुई जो वो अलमारी थी उसका दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल गया था। माँ दूसरे कमरे में सो रही थी और मैं अपने कमरे में सो रहा था कि जब वो दरवाज़ा बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खुला तो एकदम से मेरी आंख खुल गई। मैं बच्चा सा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उस कबर्ड को जहां मेरे कपड़े रखे हुए थे किसी ने दरवाजे को खोला हो, लेकिन वहां देखता रहा, कोई भी नहीं था। मैं फिर सो गया। अगली रात फिर उसी दरवाजे के खुलने की वजह से मेरी आंख खुल गई और जब मैंने फिर से आंखें खोली तो कमरे में घुप अंधेरा नहीं था, हल्की हल्की रोशनी थी। उसी तरफ देखा जिस तरफ वो दरवाज़ा ना सिर्फ खोला गया था बल्कि आज दरवाज़ा मुसलसल हिल रहा था। क्या कोई खिड़की खुली है जहां से हवा अंदर आ रही है? तो खिड़कियां बंद थीं, तो फिर ये दरवाज़ा कैसे हिल रहा है? मैं कुछ देर दरवाजे की तरफ देखता रहा और थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा फिर से बंद हो गया खुद ब खुद। मैं बच्चा था, मुझे डर नहीं लगा। एक तजस्सुस सा पैदा हो गया, दरवाज़ा कैसे खुला और कैसे बंद हो गया। कुछ रातों तक आगे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 2-3 रातों के बाद फिर से न सिर्फ दरवाज़ा खुल गया बल्कि एक मेरी ही बॉल जिससे मैं खेलता था उस अलमारी से उसको बाहर फेंक दिया गया। वो बॉल
ठक 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 जमीन पे ठप्पे लगाती हुई मेरे बेड के करीब आगे गिरी। ये दरवाजा खुद ब खुद खुला है और एक बॉल बाहर आगे गिरी है, इसका क्या मतलब है? उस रात मैं अपने बिस्तर से उठ गया। मैंने उस बॉल को जमीन से उठाया और दोबारा से अपने बिस्तर के अंदर, रजाई के अंदर चला गया। वो बॉल मेरे पास रजाई के अंदर थी। कुछ ही देर में मैं दोबारा सो गया। जब मैं सुबह उठा तो वो बॉल मेरे पास ही थी। उसको उठा के मैंने तकिए के नीचे रख दिया और जब दोबारा अगली रात सोने के लिए मेरी मां ने मुझे उस बिस्तर पर लिटाया तो वो मेरी बॉल मेरे तकिए के नीचे ही रखी थी। मैंने तकिए को उठा के देखा, उसी के नीचे थी। मेरी मां सारा दिन मेहनत करती थी मुझे पालने के लिए। इतना पैसा उसके पास नहीं आता था, बहुत मुश्किलों से मुझे पालती थी। मैं उस वक्त तो नहीं जानता था, बहुत बाद में आगे पता लगा वो खुद भूखी रहती थी और मुझे खिलाती थी। जब मैं बिस्तर पे सोया और अपनी बॉल को देखा तो वो तकिए के नीचे ही रखी थी। मैं सो गया। फिर उसी रात बाकायदा उसी बॉल को ज़मीन से फेंका गया, इस अंदाज में कि मैं एकदम से चौंक गया कि मेरे तकिए के नीचे हुई बॉल को किस तरह किसने उठा के ज़मीन पे फेंका है। तो उसी दिन पहली दफ़ा मैंने उसको देखा, जो खिड़की दरवाज़ा जिसका खुद ब खुद खुलता था, वहाँ मुझे दो बड़ी बड़ी आंखें नज़र आईं। मैंने उन आंखों को देखा तो वो चमकती हुई आंखें थीं, जो कोई खोल रहा था और झपक रहा था, बंद कर रहा था। मैं उन आंखों को देखा, मेरी जैसे ही निगाह उन आंखों पे पड़ी, वो जो भी था उसने अपना सर खिड़की के अंदर से, अलमारी के अंदर से ऐसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला था, अपनी आंखों को झपका था और एकदम से वो फिर से अंदर चला गया। ये कौन था? मुझे उससे डर नहीं लगा, लेकिन मेरे अंदर एक तजस्सुस सा पैदा हो गया, ये कौन था जिसने खिड़की के अंदर से झांका है और अंदर चला गया है। मैं बिस्तर पे ही लेटा रहा और थोड़ी देर के बाद फिर से मैंने देखा वही आंखें फिर से झांक रही हैं मुझे और मैं भी उन्हीं की तरफ देख रहा था। जैसे ही वो आंखें मेरी तरफ आईं, उनको आंखों को पता लगा कि मैं भी उसी तरफ देख रहा हूं, वो दोबारा से छुप गई आंखें। तो तभी मैंने कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? दूसरी दफा भी जब मैंने कहा कोई जवाब ना आया, तो तीसरी दफा मैंने फिर उससे कहा, क्या मुझसे खेलोगे? ये जुमला जैसे ही मेरे मुंह से निकला, मैंने देखा फौरी तौर पे वो सर जो छुप गया था बाहर निकला और उसने हिला दिया जैसे कह रहा हो हाँ। और मैंने उसे कहा, आओ खेलते हैं। उसी वक्त वो कमरे की वो कबर्ड जिसका एक हिस्सा खुल चुका था, दूसरा हिस्सा जो बंद था उसके पीछे वो छुपा हुआ था, वो खुल गया। तभी उसको पहली दफा जिंदगी में मैंने देखा। वो एक बड़े से सर का मालिक, एक छोटा सा, मेरी उम्र से बहुत छोटा एक बच्चा था, जिसका सर बहुत बड़ा था। उसके सर पे कोई भी बाल नहीं थे, गर्दन उसकी बिल्कुल छोटी सी, नीचे वाला धड़ उसका बिल्कुल छोटा सा था, पांव, टांगे, हाथ सब छोटे छोटे थे, सर उसका बहुत बड़ा था, आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, नाक बिल्कुल छोटा सा था, होंठ बिल्कुल छोटे से थे, कान बिल्कुल छोटे से थे। एक सर था जो उसका बहुत बड़ा था, एक कान, आंखें और सर, ये तीन चीजें उसकी बहुत बड़ी थी। सर बहुत बड़ा था, कान बड़े बड़े थे, चूंच वाले उसके कान थे, ऊपर की तरफ निकले हुए, सर से भी बड़े कान, ऊपर की तरफ चूंच उनके निकली हुई थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, पूरे आधे चेहरे पे उसकी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें थी। हमारी तो एक इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टाइल में ये आंखें हैं, उसकी गोल गोल आंखें थी। और जब उसने वो दरवाजा खोला अलमारी का और मेरे सामने आया, तो उसके हाथ में मेरी बॉल थी। फिर से उसने बॉल कैसे उठा ली थी मैं नहीं जानता, लेकिन उसके हाथ में थी और उसने मेरी तरफ फेंक दी। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने बॉल को उठाया और उसकी तरफ बॉल को उछाल दिया। और यूं हम रात के उस पहर, ये हमारी जिंदगी की पहली मुलाकात थी कि हम खेलना शुरू हो गए। मैं खेलता रहा कि मुझे नींद आना शुरू हो गई। बिस्तर पे सोने की बजाय वहीं मैं ज़मीन पे सोया
और सुबह जब मेरी माँ आई तो मेरी माँ ने मुझे उठाया तो एकदम डांटा भी उठा के और पूछा कि तुम यहाँ क्यों सो गए, तुम्हें ठंड लग जाती। मैं माँ को अभी कुछ भी नहीं बताना चाहता था, मैं चुप हो गया। माँ ने मुझे नाश्ता कराया और मुझे उस घर में अभी अकेला रहना था। माँ चली गई और जैसे ही माँ गई, माँ ने दरवाज़ा बंद किया तो वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही माँ गई उसने झांक के बाहर देखा इस अंदाज में दरवाजे को जैसे माँ चली गई है। वो इंतज़ार कर रहा था कि मेरी माँ चली जाए और मेरे पास खेलने के लिए आए। और जैसे वो बाहर गई उसने झांक के देखा और भागता हुआ मेरी तरफ आया। वो एक छोटा सा बच्चा था जिसका सर बहुत बड़ा, और वो भागता हुआ, उसके हाथ में एक बॉल थी और वो मेरे साथ खेलना शुरू हो गया। हम दोनों बॉल से खेलते रहे। एक बात का मुझे अंदाजा हो चुका था, मेरी माँ के आने पे, दरवाज़ा खुलने पे वो छुप जाता था, बेड के नीचे कभी घुस जाता था, कभी दरवाजे के पीछे छुप जाता था, कभी पर्दे के पीछे छुप जाता था। और मेरी माँ के आते ही वो मुझे एक इशारा करता था, होंठों पे इस तरह उंगली रख के जैसे कह रहा हो बताना नहीं। मैं उसके साथ खेलता रहा और बड़ा होता गया। और जब इतना बड़ा हुआ कि मैं स्कूल जाना शुरू हो गया और वहाँ पे मुझे बच्चों से मिला, बातें की, तो अंदाज़ा हुआ जिससे मैं खेल रहा हूँ ये इंसान तो नहीं है। अब मैंने उससे पहली दफ़ा, अभी तक हम खामोशी से खेलते ही आ रहे थे, मैं जो भी बात करता वो जवाब नहीं देता था, और तभी मैंने उससे एक दफ़ा सवाल किया, तुम कहाँ छुप जाते हो, कहाँ चले जाते हो, क्या तुम इसी घर में रहते हो? उसने गर्दन हिलाई, हाँ मैं इसी घर में रहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ पे रहते हो? तो उसने इशारा किया ऊपर छत पे। हमारा सिंगल स्टोरी घर था, उसकी छत के ऊपर तो सिर्फ इस तरह का सिस्टम बना हुआ था, वहाँ पे ऊपर कोई भी नहीं जाता था, वो हर वक्त बंद था। जिस तरह यूरोप, अमेरिका और मुख्तलिफ मुल्कों में ऊपर एसी के लिए पाइप बिछाए जाते हैं, हीटर के लिए, गीज़र के लिए, इस तरह ऊपर सारी सेटिंग की जाती है, लेकिन ऊपर जाता बहुत कम है। कभी ख़राबी हो जाए तो शायद 5 साल 10 साल में एक दफ़ा कोई चला जाता है, वरना वो हमेशा बंद रहता है। तो उसने उसकी तरफ इशारा किया और मैं हैरान हुआ, वहाँ तो कोई नहीं रहता, कोई नहीं जाता, तुम कैसे रहते हो? उसने कहा मैं वहाँ रहता हूँ। क्या तुम अकेले रहते हो? उसने गर्दन हिलाई, नहीं। तो मैंने उससे पूछा कोई और भी तुम्हारे साथ रहता है? उसने कहा हाँ। तुम्हारे माँ बाप? उसने कहा हाँ। वो भी ऊपर रहते हैं? उसने कहा हाँ। वो जो भी मेरे सवाल का जवाब देता था वो गर्दन हिलाकर और उंगली के इशारे से जवाब देता था, वो बोलता नहीं था मेरे साथ। माँ मेहनत मजदूरी करती, मेरे लिए खाने का एहतमाम करती, और मैं स्कूल जाता और स्कूल वापस आके वो भी मेरी तरह अब बड़ा हो रहा था। पहले वो बहुत छोटा था, अब उसका भी कद बड़ा होने लगा था, लेकिन जितना भी उसका कद बड़ा होता, सर उसका उतना ही बड़ा होता जा रहा था, आंखें और कान भी उसके उतने बड़े होते जा रहे थे। और मैं हैरान था। वक्त गुजरता रहा, मैं उसके साथ खेलता रहा। मेरी माँ बीमार होती जा रही थी, वो खाती बहुत कम थी, मेहनत बहुत ज़्यादा करती थी, रोती बहुत थी। वो मेरे लिए हर मुसीबत बर्दाश्त कर रही थी, वो मेरे लिए हर परेशानी, हर दुख उठाती थी कि मुझे पाल सके। और मेरी ज़िंदगी ये थी कि मैं अपने उस एक वाहिद अकेले दोस्त से खेलता था और बाकी वक्त स्कूल के बच्चों के साथ गुजार के सारा दिन उस अपने दोस्त के साथ खेलता था। मैं और वो इकट्ठे जवान होते गए, लेकिन वो एक ऐसा दोस्त था जो मेरे साथ खेलता ज़रूर था लेकिन बोलता नहीं था, सिर्फ जवाब दे सकता था। मेरे सवाल करने पे मुंह से कोई जवाब नहीं देता था, तो मैं ऐसे सवाल करता था जिसमें वो हाँ या ना में इशारा दे सके, क्योंकि और तो वो बोल ही नहीं सकता था। मैं उससे पूछता था क्या तुम बोल नहीं सकते? तो वो आगे से ऐसे गर्दन हिला देता जैसे कह रहा हूँ हाँ मैं बोल नहीं सकता। यहाँ तक कि मेरी उम्र 12 साल हो गई, अब मैं समझदार हो चुका था, अब मैं बड़ा हो चुका था। वो भी मेरी तरह काफ़ी बड़ा हो गया था, उसका कद काट अब थोड़ा सा काफ़ी बड़ा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे कोई 7-8 साल का इंसान का बच्चा हो, जितना इंसान का कद इंसानी बच्चे का जो 7-8 साल की उम्र का हो, जितना कद होता है उतना उसका कद हो गया था। लेकिन सर उसका बहुत भारी, ऐसा लगता था वो ऐसा वजनी सर कैसे उठा के फिरता है।
लेकिन वो बहुत मासूम सा था। उसने अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, उसने कभी मुझे धक्का नहीं दिया था, उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था। वो मासूम सा था और मासूमियत से खेलता रहता था। मैं उसको जैसे कहता वो मेरी हर बात मानता था। मैं कहता था बस बैठ जाओ तो वो बैठ जाता था। मैं कहता था खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाता था। मैं कहता था आओ खेलते हैं तो वो खेलता था। एक रात मैंने उसे कहा, मेरी उम्र कोई 12 साल थी, कि आज मेरे साथ बिस्तर पर सो जाओ। तो उसने गर्दन हिला ली, इस तरह दरवाजे की तरफ देखा जैसे इशारा करा हो कि नहीं तुम्हारी मां को पता लग जाएगा। और मैं समझ गया और मैंने कहा नहीं अम्मी को पता नहीं लगेगा, तुम छुप जाना, सो जाओ। उसने कहा नहीं मैं नहीं सो सकता। मैंने उसे जब पहली दफ़ा ऐसे इनकार करते हुए देखा तो मैंने उसको बड़े प्यार से कहा कि मेरा कहना नहीं मानोगे, चलो आ जाओ सो जाओ। तो एक अंदाज में आहिस्ता से चलता हुआ है और पहली दफ़ा मैंने उसे देखा कि उसने जो छलांग मारी थी मेरे बिस्तर पे उड़ के आया था। उससे पहले मैंने उसको इस तरह उड़ता हुआ नहीं देखा था। बाकायदा वो उड़ा और उड़ के मेरे बिस्तर तक आ गया और मैंने अपनी रज़ाई को हटा दिया कि वो मेरी रज़ाई के साथ लेट सके। जब पहली दफ़ा ऐसा था कि मैं उसके वजूद को टच करने जा रहा था। उससे पहले हम खेलते रहे थे लेकिन कभी हमने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था, कभी एक दूसरे से टच नहीं हुए थे। आज पहली दफ़ा था वो मेरे साथ सोने लगा था और जब वो मेरे साथ बिस्तर पे आके सोया तो उसके जिस्म के अंदर इतनी हरारत थी, ऐसे था जैसे उसका वजूद आग से बना हो। इतना गर्म था कि उसके लेटते ही मेरा बिस्तर एकदम से गर्म हो गया। पहली दफ़ा मुझे उससे थोड़ा सा डर सा लगा। उसका वजूद इतना गर्म था, इतना गर्म था कि मैं उसके साथ टच नहीं हो सका। उसको सुलाने के लिए तो मैंने कह दिया था लेकिन पूरा बिस्तर शदीद गर्म हो गया था। पहली दफ़ा ठंड में मुझे अपनी रज़ाई को हटाना पड़ा क्योंकि इतनी शदीद गर्मी लग रही थी। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। वो मेरे साथ लेटा रहा लेकिन मैं उसके वजूद के साथ टच नहीं हो सका। मैं उसके साथ टच होता था मेरा वजूद जलता था। हम सो गए लेकिन जब मैं सुबह उठा और मेरी माँ मुझे जगाने के लिए आई तो मेरा बिस्तर खाली पड़ा था, रज़ाई हटाई हुई थी, मेरे वजूद पर रज़ाई नहीं थी, वो जा चुका था। अब अक्सर मैं उसको कहता जब मुझे ठंड लग रही होती शदीद कभी तो मैं उसको कहता मेरे बिस्तर पे आ जाओ, तो वो मेरे बिस्तर पे आता। जैसे ही बिस्तर पे आता मेरा बिस्तर एकदम से गर्म हो जाता। लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ, अभी हम बातें ही कर रहे थे, मैं उससे बोल रहा था, वो हाँ या ना में जवाब दे रहा था कि मेरी माँ दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गई। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, अंधेरा हल्का सा था कमरे के अंदर, घुप अंधेरा नहीं था, तो मैंने जल्दी से रज़ाई अपने ऊपर लपेट ली कि इस तरह जैसे मैं सो जाऊं, मेरी माँ को पता ना लगे। और मेरी माँ अंदर दाखिल हुई, उसने लाइट जला दी और मैं डर गया कि मेरी माँ को आज इस राज का पता लग जाएगा, माँ मुझे बहुत डांटेगी। माँ चलती हुई मेरे पास आई, मेरे चेहरे से रज़ाई हटाई और मुझसे बोली किससे बात कर रहे थे? तो मैंने आंखें खोल दी और मैंने माँ से कहा किसी से नहीं। उसने कहा तुम्हारे बोलने की अभी आवाज़ आ रही थी। और मैंने साथ ही अपनी तरफ उसी तरफ गर्दन को घुमा के देखा जहाँ पे वो लेटा हुआ था, तो मैंने देखा वो जगह बिल्कुल खाली है। किसको देख रहे हो? माँ ने पूछा। मैंने कहा नहीं किसी को नहीं। उसने कहा नहीं तुम किससे बातें कर रहे थे, किससे बोल रहे थे? मैंने कहा नहीं माँ, मैं ऐसे खुद से बात कर रहा था। मेरी माँ कुछ देर मुझसे पूछती रही और मैं उसको मुतमईन नहीं कर सका, तो मेरी माँ तो चली गई। दरवाज़ा बंद किया तो मैं हैरान था, इतनी देर में वो कहाँ चला गया, कैसे चला गया? तो मैंने देखा वो सामने पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। तो मुझे पहली दफ़ा एक झटका सा लगा कि तो गायब हुआ है यहाँ से। बाकायदा उसके उठने की जब माँ आई थी, मैंने रज़ाई अपने ऊपर डाली थी, उसी लम्हे उसके ऊपर भी रज़ाई आ गई थी, मेरे ऊपर भी रज़ाई आ गई थी और माँ ने उसी लम्हे लाइट जला दी थी। क्योंकि माँ अंदर से कमरा लॉक तो था नहीं। माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मुझे हैंडल को घुमाने की आवाज़ ही, मैंने फौरी तौर पर रज़ाई उठाई और दोनों के ऊपर रज़ाई डाल दी। जैसे ही मेरे मुंह के ऊपर रज़ाई आई उसी वक्त लाइट ऑन हो गई। अब तो वो उठ ही नहीं सकता था क्योंकि उसके ऊपर रज़ाई थी और मुझे याद है मैंने उस पर रज़ाई डाली थी। और साथ ही जब लाइट ऑन होगी तो वो तो उठ ही नहीं सकता था, मेरी माँ देख लेती। लेकिन जब माँ ने रज़ाई हटाई तो वो वहाँ पे नहीं था
और जब वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, माँ चली गई, तो मैंने उससे पूछा तुम इतनी जल्दी कैसे गायब हो गए? तो एक हंसी हंस पड़ा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे सका क्योंकि वो बोलता नहीं था। मैं बड़ा होता गया, लेकिन एक बात, वो मेरी किसी मदद नहीं कर सकता था। मैं कोई बात करता, वो जवाब नहीं दे सकता, वो तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता था। अब माँ बीमार रहने लगी थी, खांसने लगी थी, उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरी भी, माँ की भी। वो एक सिर्फ मेरा दोस्त था, ऐसा दोस्त जिसको मैं जान चुका था, जिसका वजूद लगता तो एक ऐसा था जैसे वजूद है, लेकिन वो हवा की तरह था। अब वो बाकायदा मुझसे इतना फ्रैंक हो गया था, बाकायदा उड़ता था तो उड़ के छत तक चला जाता था। अब उसके और मेरे खेलने का अंदाज अक्सर ऐसा हो जाता था कि वो खड़े खड़े छलांग लगाता और उसका वजूद जाके ऊपर छत को टच हो जाता, तो वो नीचे की तरफ देख रहा होता था। हाथ पांव उसने सीधे किए होते थे, लेकिन वो चिपक जाता था हाथ से और हंसता था, एक बड़े से सर वाला। उसका वजूद एक बिल्कुल इंसान की तरह था, लेकिन वो हमेशा एक ऊपर छोटी सी शर्ट पहन के रखता और नीचे एक छोटी सी चड्डी, लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, ऐसा था जैसे एलियन होते हैं। मैं जब भी दुखी होता मुझे हंसाने की कोशिश करता, वो ऐसी हरकतें करता कि वो ज़मीन पे लेट जाता, ज़ोर ज़ोर से हाथ पांव मारता, ऐसी ऐसी शरारतें करता कि मुझे हंसा देता था। जब मैं परेशान होता था तो वही मुझे रिलैक्स करने की कोशिश करता था, लेकिन वो बात नहीं कर सकता था। कि वो रात आन पहुंची जब मेरी माँ ने मुझे बुलाया कमरे में और मुझसे कहा, मुझे लगता है मेरे पास वक्त नहीं है, शायद मैं जल्दी इस दुनिया को छोड़ दूं। जो तुम्हें ताना मारा गया था स्कूल में जब तुमने पहली दफ़ा मुझसे आके पूछा था, मैं बहुत रोई थी। हाँ, वो तुम्हारा बाप है, लेकिन मैं नहीं जानती वो तुम्हें कबूल करे या ना करे, लेकिन तुम्हारा बाप वही है। हाँ, उसने मुझसे वक्त गुजारा और चला गया। उसने कभी मुझे मुंह नहीं लगाया। मुझे नहीं पता वो तुम्हें मुंह लगाएगा कि नहीं। यहां तक कि हम इकट्ठे रहते थे उसी घर में, मैं भी उसके साथ रहती थी, यहां भी वो आके रहता था। यहां तक कि हमने चाबियां भी एक जैसी बनवा रखी थी, एक जैसे ताले लगवा रखे थे, दोनों के पास चाबियां थी, हम आते थे जाते थे। लेकिन उसने ऐसा मुंह मोड़ा मुझसे कि उसने लौट के भी नहीं देखा। वो जान चुका था कि मैं एक बेटे की मां बनने वाली हूं। उसने कभी पूछा तक भी नहीं, लेकिन वो जानता है क्योंकि मेरा उसके अलावा किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। वो मेरा शौहर नहीं है, लेकिन वो मेरा बॉयफ्रेंड था और ये बच्चा उसी का है, उसको पता है, लेकिन उसने कभी मुड़ के नहीं देखा। तो मैं भी उसकी तरफ नहीं गई। अब मैं बीमार हूँ, मुझे तुम्हारी परेशानी खाई जाती है, बेटा हिम्मत करो, हौसला करो। माँ मुझे बहुत कुछ समझाती रही कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी। मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मैं एक 14 साल का बच्चा था, अभी तक तो मुझे कोई दुनिया जहान का होश नहीं था। माँ चली गई थी, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे वक्त गुजारूँगा? बहुत खौफनाक सवाल थे मेरे लिए। एक छत थी जहाँ मैं सर छुपा सकता था। फिर जिंदगी को गुजारने के लिए अभी मेरी कमाने की उम्र तो नहीं थी, तो लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया था कि कोई खाना दे दे, मैं भूखा हूं। पहले ही बड़ी मुश्किल से खाना मिलता था, माँ खुद भूखी रहती थी, मुझे भी बहुत कम खाने को मिलता था। अब तो माँ भी चली गई थी जो मेरे खाने का एहतमाम करती, तो अब मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन कभी कोई दे देता था और कभी मैं भूखा सोता था। और जब मैं भूखा सोता था तो वो मेरे पास आता, मेरा वो दोस्त, और मुझे देखता रहता कि मैं भूखा हूँ। वो मेरे लिए खाना तक नहीं ला सकता था और मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था। कैसे 14 साल से 21 साल तक 19 साल तक मैंने वक्त गुजारा। बस जहाँ मैं रहता था उसी घर के इर्द गिर्द जितने भी फ्लैट थे, कभी कोई खाने को दे देता, जानते थे कि ये एक यतीम बच्चा है जिसकी माँ मर चुकी है और इसका बाप भी नहीं है, तो कभी कोई खाने को दे देता और कभी कोई खाने को दे देता और कभी कभी कोई पहनने को मुझे कपड़े भी दे देता।
वक्त गुज़रते गुज़रते कभी रोड पर सो जाता, कभी घर सोता, कभी कहीं सो जाता, लोगों के पुराने कपड़े पहन लेता कि वक्त गुज़रते पता ना चला कि उम्र 19 साल हो गई। अब वक्त आ गया कि मैं हाथ पांव मारूं, अब मैं कमा सकता हूं, मुझे कमाना चाहिए। मैं कमाने के लिए बाहर निकला। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने बहुत जगह से नौकरी की कोशिश की, लेकिन मेरी सेहत, एक कमज़ोर सा बच्चा, पुराने कपड़े पहने हुए, कोई तजर्बा नहीं, कोई मुझे नौकरी पे ना रखता। कभी किसी के पास जाता मैं, कभी किसी के पास जाता, लेकिन कोई भी नौकरी पे रखने को तैयार ना होता। बड़ी मुश्किलों से एक नौकरी मिल गई, लेकिन उसमें इतनी कम तनख्वाह दी गई कि मेरे लिए सिर्फ खाना खाना ही मुश्किल हो गया। लेकिन चलो, एक दिल को तसल्ली थी कि इतने पैसे मिल जाते हैं कि थोड़ा सा तो खाना मिल जाता है। मैं वो नौकरी करना शुरू हो गया। वक्त गुजरता रहा, मुख्तलिफ नौकरियां ढूंढता रहा। फिर एक ऐसी जगह पे नौकरी की जो एक बहुत बड़ी दुकान थी। उसके मालिक ने मुझे रख तो लिया, लेकिन उसने जितनी मेरी तनख्वाह बताई एक हफ्ते की, उसमें तो मुश्किल से मेरी रोटी ही आ सकती थी। अब मैं कमाने लगा था, अब मेरा तजर्बा भी हो गया था, लेकिन अब भी कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं था। जितने मुझे पैसे मिलते थे उससे मैं मुश्किल से खाना खाता, कभी खा लेता था, कभी भूखा रहता था। लेकिन वो नौकरी इस तरह की थी कि वो मुझे कहता, पैसे तो थे इतने, लेकिन मसला ये है, वो मुझे कहता कि कपड़े अच्छे पहन के आओ। जिस जगह पे तुम बैठे हो, जिस जगह पे मैंने तुम्हें नौकरी दी है, तुम्हारी लोगों के साथ डीलिंग है, तुम्हें लोगों के साथ बात करना है। और भी मेरे पास काफ़ी लड़के हैं, सबके कपड़े देखो कितने अच्छे पहन के आते हैं, तुम्हारे कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। तो जितनी मेरे पास तनख्वाह थी उसमें मैं अच्छे कपड़े ले सकता था या फिर खाना खा सकता था। तो मुझे हर सूरत में नौकरी करनी थी, तो मैं कपड़े ले लेता, खाना बहुत कम खाता। अब उस दोस्त से दोस्ती बहुत कम हो गई थी। मैं घर जाता था तो मुझे डर लगता था, वहशत आती थी। माँ नहीं थी, अब उस घर के अंदर बहुत सारी आवाज़ें आती थी। जब मैं रात को अपने बिस्तर पर सोता था तो ऐसे लगता था कि बहुत सारे लोग दौड़ रहे हों, ठक 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 ठक, बहुत सारे लोगों के भागने की आवाज़ आती, कदमों की आवाज़ आती। मैं चौंक सा जाता। कई दफ़ा मुझे ऐसे महसूस होता जैसे इस घर की छत के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लोग दौड़ रहे हों। और कई दफ़ा रात को, एक रात तो मैं सोया हुआ था, मेरी नींद गहरी नींद थी कि मैंने सुबह नौकरी पे जाना था, कि रात के आधा पहर था, कोई रात का 1:30 या 2 बजे का टाइम होगा, कि उस शोर से मेरी आवाज़ खुल गई, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से सामान पटक रहा हो, कोई सामान पटक रहा हो। मेरी आंख खुली, मैं बिस्तर पे ही लेटा था, तो मुझे एकदम आवाज़ आई, कमरे में उसी तरह अंधेरा है और कोई ज़ोर ज़ोर से सामान पटक रहा है, उठा उठा के ज़मीन पे फेंक रहा है। और ये आवाज़ घर के बाहर से नहीं, घर के अंदर से आ रही है। मैं परेशान हो गया, मेरे पास तो घर में था ही नहीं कुछ, थोड़ा सा ही माँ का जो सामान था वो पड़ा था। कौन है घर के अंदर घुस आया है जो सामान को पटक रहा है? मैं आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा और मैं चलता चलता कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोला और बाहर झांक के देखा तो बिल्कुल बाहर खामोशी थी। वो जो आवाज़ें, अभी तक मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था, चीज़ें फेंकने की, तोड़ने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला एकदम से खामोशी हो गई। मैंने इधर उधर देखा, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही। जो इतनी थोड़ी देर पहले ज़ोर ज़ोर से तोड़ने की, चीज़ें फेंकने की आवाज़ें आ रही थी, अब वो खामोशी हो चुकी थी। मैं डर सा गया। मैं कभी नहीं डरा था। मैंने अपने उस दोस्त को आवाज़ें दी, मैंने काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन वो भी कहीं नज़र नहीं आया, वरना पहले मेरी आवाज़ पे वो नज़र आ जाता था। और जब मैं उसको आवाज़ें दे चुका, वो नज़र नहीं आया, तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए जैसे ही मुड़ा वापस, तो मैंने देखा
वो सामने पर्दे के पीछे छुपा खड़ा था और जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया वो सामने आया और उसने इशारा किया, खामोश। ये इशारा वो उस वक्त करता था जब मेरी माँ जिंदा थी, कि मेरी माँ ना देख ले, लेकिन आज वो इशारा कर रहा था जब मैं घर में अकेला था, कोई भी नहीं था, और मैंने पहली दफ़ा उसकी बड़ी बड़ी आंखों के अंदर आंसू देखे। बाकायदा उसकी आंखों के अंदर आंसू थे। और मैं चलता हुआ अपने बिस्तर की तरफ गया कि उसको बुलाऊं और इशारा करूं, इधर आओ मेरे पास बिस्तर पे। मैंने देखा वो तेज़ी से चलता हुआ दरवाजे की तरफ गया। हमेशा वो जो दरवाज़ा खोल के आता था, दरवाज़ा बंद करके जाता था। उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, मुझे देख रहा था और उसने हाथ हिलाया जैसे खुदा हाफिज़ कर रहा हो। और मैंने पहली दफ़ा उसको देखा कि वो मेरे दरवाजे के बिल्कुल आर पार हो गया। उसने दरवाज़ा नहीं खोला था, हमेशा दरवाज़ा खोल के छोटे छोटे पाँव के साथ चलता हुआ जो आता था, आज उसने दरवाज़ा खोले बगैर वो दरवाजे के अंदर से गुजर गया और उड़ता हुआ गया, बाकायदा ज़मीन से जैसे उसके पाँव उठ गए और उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। लेकिन वो आखिरी रात थी, उसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आया। मैं अपनी नौकरी करता रहा, उसको फिर से घर जाता, बुलाता, आवाज़ देता, अब वो नहीं आता था। माँ के साथ वो भी उस रात रोता हुआ मुझे खुदा हाफिज़ करके चला गया था। मेरा मालिक मुझे अब अक्सर ताने मारने लगा था। ज़िंदगी गुजारते गुजारते उम्र बढ़ती जा रही थी, तनख्वाह अब भी इतनी कम थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। पेट में चूहे दौड़ते थे, मुझसे काम नहीं होता था, नींद बहुत आती थी, दिमाग काम नहीं करता था क्योंकि पेट के अंदर भूख होती थी। मेरी उम्र 23-24 साल हो चुकी थी, मुझे अब ज़्यादा भूख लगती थी, मैं ज़्यादा काम करता था। मालिक मुझसे बहुत काम कराता, लेकिन उसकी फरमाइश थी कि कपड़े हमेशा अच्छे वाले पहनो। तो अच्छे कपड़े पहनने के लिए तनख्वाह तो वहीं चली जाती, मैं खाता कहाँ से। वक्त कुछ और गुजरा, कुछ साल और गुजरे कि मैं 25.5 साल का हो गया। अब एक दिन मालिक ने मुझे बुलाया और सबके सामने उसने मुझे बहुत जलील किया कि तुम्हारा आजकल काम ठीक नहीं है, काम की तरफ तवज्जो नहीं है, कहाँ है तुम्हारा ध्यान, काम तुम गलत कर रहे हो, काम भी ठीक नहीं कर रहे हो, क्या तुम काम नहीं करना चाहते तो मुझे बता दो, बाकी जितने भी एम्प्लॉई हैं सारे बेहतरीन काम कर रहे हैं सिवाय तुम्हारे, तुम्हारी बहुत कंप्लेन आ रही है। और उसने अपना हाथ मेरे उस कॉलर की तरफ रखा जो उधड़ चुका था, हल्का हल्का फट चुका था। उसने कहा कपड़े देखे हैं ये अपने, इस तरह के कपड़े पहन के आते हो तुम, बाकियों को देखा है सबने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हारे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है कि पहन के आ सको, और ऊपर से तुम गलतियों पे गलतियां कर रहे हो। बस मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूं, आइंदा इस तरह के कपड़े पहन के आए या गलती की तो मैं तुम्हें फौरन यहां से निकाल दूंगा, जाओ अपना काम करो। उस वक्त बाकी मुलाजिम आ जा रहे थे, लेकिन मुझे पता था वो मेरी बातें, वो क्लास जो हो रही थी, मेरी बेइज्जती हो रही थी, वो सारे सुन रहे थे। उस रात जब मैं घर पहुंचा बहुत रोया, बहुत रोया। काम के दौरान भी बैठ के रोता रहा। काम के दौरान रोते 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 एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया, माँ ने कहा था एक बाप है तुम्हारा। मैं तो भूल ही गया था, मेरा बाप भी है। माँ ने मुझे बाप का एड्रेस भी दिया था, माँ ने मुझे बाप के बारे में बताया था। मुझे एक दफ़ा उससे मिलना तो चाहिए, मैं उसकी औलाद हूँ, गुर्बत के हाथों मर रहा हूँ। आज इस फटे हुए कॉलर की वजह से बेइज्जती हुई है, इतने पैसे नहीं हैं कि और कपड़े खरीद सकूँ, कपड़े खरीदता हूँ तो भूख से मरता हूँ, एक दफ़ा बाप के पास तो जाऊँ। और हाँ, जो मेरी माँ ने मुझे बताया था, हम इकट्ठे रहते थे, मेरी चाबी भी वही है जो उसी की है। वो मुझे सारी बातें याद आ गई, अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैं इतना अरसा गुर्बत की ज़िंदगी गुजारता रहा, बाप के पास क्यों नहीं गया। तो फिर मैं उस दिन छुट्टी करके चलता हुआ उस बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, जहाँ मुझसे पूछा गया किससे मिलना है। मैंने बाप का नाम बताया। दरवाज़ा ऑटोमेटिक था, खुद ब खुद खुल गया और मैं बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चलते हुए, जहाँ पे दोनों तरफ फ्लैट ही फ्लैट बने हुए थे, चलता चलता उस फ्लैट के दरवाजे के बाहर जाके खड़ा हो गया जो मेरे बाप का फ्लैट था। मैंने घंटी बजाई, कोई भी नहीं आया। मैंने दूसरी दफ़ा घंटी बजाई तो ऐसे लगा जैसे कोई चलता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा हो। मैं खड़ा इंतज़ार करता रहा और थोड़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खुल गया तो सामने खड़ा हुआ एक शख्स जो आके दरवाज़ा जिसने खोला था, उसके चेहरे से लगता था वो काफ़ी बीमार है। उसकी आंखें पीली हो रही थीं, कमर उसकी झुक सी गई थी और उसके खड़े होने का अंदाज बताता था वो खुद बीमार सा है। मुझसे बोला जी बताइए।
तो मैंने अपने बाप को मुखातिब किया और बताना शुरू कर दिया कि माँ मरने से पहले मुझे बता गई थी आपके बारे में। और जब मैं बातें करता जा रहा था उसने इधर उधर देखा और बोला, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। और मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाप को बताना शुरू कर दिया। जब मैंने सारी बात उसको बता चुका तो उसने कहा, ठीक है, मैं बीमार हूं, मुझे सोचने का मौका चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें जवाब देता हूं। तुम अभी जाओ, मैं सोच के तुम्हें जल्द ही जवाब दूंगा। उसने मेरे कंधे पे जब हाथ रखा तो उसके हाथ कांप रहे थे और मुझसे बात करते करते कि ठीक है, अपनी मेरी माँ की कुछ बातें करता रहा और पुरानी बातें याद करता रहा, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। आहिस्ता बोलते बोलते वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरते उतरते बिल्कुल उसी मेन दरवाजे पे ले आया जो बग़ैर, जब तक ऊपर से कोई खोलता नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। उसने मुझे कहा, ठीक है अब तुम जाओ, कुछ सोचने का मुझे मौका दो, मैं तुमसे राब्ता करता हूँ। उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया, मेरा बाप चला गया। मैं बाहर खड़ा सोचता रहा इस उम्मीद के साथ कि मेरा बाप बेहतर है, ज़रूर मेरा बाप मेरे बारे में सोचेगा। मैं एक हफ्ता बाप का इंतज़ार करता रहा कि मेरा बाप ज़रूर मेरे बारे में सोचेगा, मुझे कुछ बताएगा, लेकिन एक हफ्ते तक कुछ भी मुझे नहीं बताया गया। मैं परेशान हो गया, क्या करूं? मेरे बाप ने अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया। कुछ तो कह देता कि नहीं मुझे तुमको नहीं अपनाना, यही कह देता, या कह देता हाँ मुझे तुमको अपनाना है। मैंने परेशान होकर उस फ्लैटों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिया, लोगों से दुआ सलाम बढ़ानी शुरू कर दी। इसी तरह दुआ सलाम करते करते लोगों से मिलते मिलते एक दिन उनके बिल्कुल एक हमसाये के साथ मेरी मुलाकात हो गई। वो बूढ़े से थे लेकिन बहुत अच्छे थे, मेरी उनके साथ अच्छी गपशप हो गई। रोज़ मिलते जुलते मैं उनसे दुआ सलाम बढ़ाता गया, यहाँ तक एक दिन मैं उनसे कह ही बैठा, अपने बाप का नाम लेके मैं बोला, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ज़्यादा बाहर क्यों नहीं निकलते, लोगों से मिलते जुलते क्यों नहीं हैं? तो वो बोले, बूढ़ा मरने वाला है, काफ़ी दौलत है उसके पास अभी भी, लेकिन वो दौलत भी उसको बचा नहीं सकती जिस बीमारी का वो शिकार है। 30 साल से जो खादमा उसके साथ रह रही है, कहता तो यही है कि सारी दौलत उसी खादमा के नाम कर दूंगा, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं दूंगा। एक उसका कज़न भी है जो दूर किसी मुल्क में रहता है, उसको कहता है नहीं दूंगा। मेरी उससे खुद कई दफ़ा बात हुई है, वो कहता है किसी को भी नहीं दूंगा। और तुम्हें मैं एक बात बताऊं, वो अपने किसी खून के रिश्ते को नहीं देगा, ना अपने, आज उसकी कोई औलाद भी होती तो ऐसा अजीब सा शख्स है, अपनी औलाद को भी नहीं देगा, किसी को भी नहीं देगा। वो उस खादमा को देगा, वो उस खादमा के जिसने उसकी सारी जिंदगी, वो उसकी खादमा भी रही है और वही उसका ख्याल भी रखती है, वही उसकी बीवी भी बन के रही है, वही उसका सब कुछ है। वो अपना सब कुछ उसी के नाम करने जा रहा है और वो कहता है कि जिसने मेरी खिदमत की है मैं किसी और को क्यों दूं। मेरे सामने भी उसने खादमा को एक दफ़ा कहा है, क्योंकि वो खादमा कभी मेरे यहाँ भी काम करती थी, मिलने जुलने के लिए आ जाती थी, कभी कभी अगर हमें काम पड़ता हम उसको बुला लेते थे। तो उसी ने मुझे ये बात बताई थी कि वो कहता है जब तुम मेरे पास हो तो मैं किसी और को क्यों दूं, तो वो मुझे ही देगा। लेकिन अब खादमा भी हिम्मत हारती जा रही है कि बूढ़ा मर ही नहीं रहा, पता नहीं कब मरेगा और मुझे मिलेगा। जब मुझे ये बातें पता लगी तो मेरे दिल के अंदर बाप के लिए नफरत पैदा हो गई। तभी उसने 2 हफ्ते हो गए थे मुझसे राब्ता नहीं किया था और मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। इसका मतलब है वो अपनी सारी जायदाद उस खादमा के नाम करने जा रहा है। तभी तो उसने मुझसे मिलना भी सही तरीके गवारा नहीं किया था, मुझे अंदर भी नहीं बिठाया था, यही कहा था आहिस्ता बोलो कोई सुन न ले, और तरीके से मुझे बाहर निकाल दिया था। मैं नौकरी छोड़ चुका था, मेरे पास अब कपड़े नहीं थे और मेरी जेब में आखिरी जो सिक्का था उससे मैं एक रोटी तंदूर से ख़रीद सकता था। और तंदूर पे जब मैं रोटी ख़रीदने के लिए गया, मैंने जेब में हाथ डाला तो एक सिक्का निकला जिससे मैं सिर्फ एक सादा रोटी ख़रीद सकता था और साथ खाने को मेरे पास कुछ नहीं था। जब मैं उससे रोटी ले चुका तो तंदूर वाला अंदर चला गया और मेरे सामने एक छुरी पड़ी थी। मेरे दिल में मेरे बाप के लिए शदीद नफ़रत थी कि उसने, मैं उसका बेटा हूं, उसने मेरे लिए सोचा तक भी नहीं। उस नफ़रत की वजह से वो छुरी मैंने वहां से उठा ली और उसको छुपा दिया। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, वो रोटी तो जैसे कैसे मैंने खा ली, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बाप के लिए नफ़रत पैदा हो गई थी। मेरा वो दुश्मन नहीं था, लेकिन उसी रात ही मेरे दिल में ऐसी नफ़रत पैदा हुई कि मैं रात का इंतज़ार करना शुरू हो गया। और जैसे रात हुई मैं उस फ्लैट के नीचे पहुंचा। उन्हें पूछा किससे मिलना है। मैं अगर बाप का नाम लेता तो उनको शक पड़ जाता, मैंने कोई भी नाम ले लिया। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया।
मैं चलता चलता आहिस्ता से चलता हुआ दरवाजे के बाहर पहुंच गया। मैं दरवाज़ा नहीं खटकाना चाहता था, बेल नहीं देना चाहता था। खामोशी के साथ चाबी को एक दफ़ा लगाने की कोशिश की। मेरी माँ ने बताया था अगर उसने ताला नहीं बदला तो चाबी लग जाएगी। मैंने जब चाबी लगाई तो ताला खुल गया। बिल्कुल आहिस्तगी के साथ मैंने दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलता गया, यहाँ तक कि मैं दरवाज़ा खोल के अंदर जब दाखिल हो गया दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया और आहिस्ता कदमों के साथ अंदर चलना शुरू कर दिया। मैंने देखा सामने हॉल कमरे की लाइट जल रही है और मेरा बाप झुका हुआ है जैसे कुछ लिख रहा हो। उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने छुरी अपने हाथ में पकड़ी और मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उसके पीछे पहुंच गया और मैंने हल्का सा झांक के देखा तो वो उस वक्त एक वसीयत ही लिख रहा था, मेरी आखिरी वसीयत। ये मैंने जुमला पढ़ा और एकदम से मेरा खून खौल उठा। ऊपर तहरीर थी, मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को, किसी को भी ये मैं दौलत नहीं देना चाहता। मेरी ये दौलत सिर्फ और सिर्फ, मैंने इतना ही पढ़ा था कि मेरे तन बदन में इतनी आग लग चुकी थी। इसका मतलब है उसने दौलत उस नौकरानी को दे दी। सही कहा था उस शख्स ने जो हमसाया था कि वो किसी भी रिश्तेदार को, किसी को नहीं देना चाहता। इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ नौकरानी को देना चाहता है। मैंने देखा और उसी वक्त मेरा हाथ उसकी गर्दन की तरफ गया, पीछे की तरफ से, और मैं जनूनी हालत में उसकी गर्दन के ऊपर वार करता गया। मेरा हाथ जब रुका तो उस वक्त तक वो ख़त्म हो चुका था, उसका जिस्म ठंडा हो गया था। एकदम जैसे मुझे होश आ गया, मैं जनूनी में पागल हो गया था गुर्बत के हाथों। जिस तरह मैंने वक्त गुजारा था 19 साल से लेकर 26 साल तक, मिस्र मैंने जिस तरह गुर्बत की भूखे रह के ज़िंदगी गुजारी थी कि मैं वहाँ से निकला, लेकिन मुझे किसी ने वहाँ से निकलते हुए क्लियर देख लिया और झांक के देखा। मेरे हाथ में छुरी थी जिससे खून टपक रहा था। मुझे नहीं पता, मैं छुरी को बजाय वहाँ फेंकने के छुरी ही हाथ में लेके बाहर निकला और वहीं पे किसी ने मुझे देख के फ़ोन कर दिया। और जब तक मैं नीचे उतर के रोड पे चलना हुआ, पुलिस आ गई, उन्होंने मुझे गिरफ्तार भी कर लिया। छुरी मेरे हाथ में थी, मैंने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं कई सालों से रोटी को तरस गया हूँ। मैं कई सालों से मैंने सही तरीके रोटी भी नहीं खाई, मैं भूखा रहा हूँ। ऐसी भूख से मैं तंग आ गया था और बाप की नफ़रत के वो उस नौकरानी के लिए लिख रहा था, मुझसे बर्दाश्त ना हुई। वो मेरा दुश्मन नहीं था, मैंने छुरी के वार से उसको मार दिया। ये है जज साहब मेरी कहानी। और उसने सर नीचे झुका लिया और जज ने उससे पूछा, तुमने वसीयत पूरी पढ़ी थी? उसने नीचे ही सर झुकाए हुए कहा, नहीं। तो जज ने कहा, मैं बकिया तुम्हें वसीयत पढ़ के सुना देता हूँ। और जज ने जब वसीयत पढ़ी तो वो सुनते ही एकदम से उसका झटका निकला और उसका चेहरा जज की तरफ था, क्योंकि वसीयत में बाप ने लिखा था कि ये दौलत सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की है, जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था कि जिससे इतने सालों तक मैं दूर रहा हूँ। अब मरने के बाद अपनी सारी जायदाद मैं उसके नाम कर रहा हूँ। जज बोला, अगर तुम ये वसीयत पूरी पढ़ लेते तो उसको कत्ल ना करते, वो सब कुछ तुम्हारे नाम कर चुका था। और क्योंकि तुम एतराफ़ जुर्म कर चुके हो, इसलिए तुम सारी ज़िंदगी बकिया जेल में गुजारोगे। लेकिन उसी वक्त जज ने और वहाँ बैठे सब लोगों ने ज़ोरदार कह के सुनने शुरू कर दिए कि वो नौजवान, 26 साल का नौजवान ज़ोरदार कह के लगा रहा था, मैं अमीर हो गया हूँ, मैं अमीर हो गया हूँ, मेरी भूख ख़त्म हो गई, मेरी भूख ने कत्ल कर दिया था, पर मैं अमीर हो गया हूँ, मैं अमीर हो गया हूँ। वो अपना दिमागी तवाज़न खो चुका था, वो पागल हो चुका था। लेकिन वहाँ मौजूद सब लोगों ने उसकी कहानी भी सुन ली थी और सबको उसकी हकीकत और कहानी भी पता लग जाएगी कि किस्मत ने उसके साथ क्या खेल खेला था। उसके बाद वो पागल खाने तो चला गया, उसका क्या बना आज तक किसी को नहीं पता। ये बहुत पुरानी मशहूर हमारे यहाँ की कहानी है जो मुझे स्काइलर ने नॉर्वे से भेजी है कि आप इसको ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल कीजिए। तो स्काइलर, आपकी कहानी को मैंने प्रोग्राम में शामिल किया। बाकी लोग भी जो मुझे अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कहानी सेंड कीजिए। इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर जिस पर कहानी भेजनी है +9292 पाकिस्तान का कोड है 3136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500।
5500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +92 313 66555500। इस पर आप जब कहानी मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में कहानी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। अपने आखिरी लफ्ज़ लिखना है स्टोरी, STORY। सबसे लास्ट में आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। और इसके अलावा जब भी अपनी कहानी लिखें तो शुरू में अपना तारुफ ज़रूर बताना है कि आपका असली नाम क्या है, लोकेशन असली बतानी है, सब कुछ बता के आप फिर मुझे ये भी एक्सप्लेन कर दें कि सब कुछ फ़र्जी बताना है या रियल बताना है। तो उन्होंने मुझे कहा सिर्फ मेरा कंट्री बताइए, नाम बताइए, तो मैंने उतना ही बताया, क्योंकि हर मुल्क की एक अपनी दास्तान होती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनकी अलग ही दास्तानें हैं और इन यूरोप की, इन मुल्कों की अलग ही दास्तानें हैं। तो ये एक वैरायटी है हॉरर स्टोरीज़ की, इंशाल्लाह मैं सुनाता रहूँगा। तो आप लोग भी अपने मुझे स्टोरीज़ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को भी हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊँगा। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।